हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन को समझेंगे। इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 18 के अंदर 2 सबसेक्शंस हैं और 3 एक्सप्लेनेशंस हैं, तो उनको हम एक एक करके समझेंगे। अब देखिए, जो ये सेक्शन 18 है इसका नाम क्या है? सेक्शन 18 का नाम है एक्नॉलेजमेंट, कि क्या इफेक्ट होता है एक्नॉलेजमेंट करने का। अब सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट मतलब कि एडमिट कर लेना। जब आप किसी चीज़ को मान लेते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तब हम उसको एक्नॉलेजमेंट करना बोल देते हैं, जब आप उस चीज़ को एडमिट कर लेते हो। जो जो सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 है वो क्या बोलता है कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हो रही है। क्या हो रही है? एक्नॉलेजमेंट हो रही है। माना जा रहा है किस चीज़ को? लायबिलिटी को माना जा रहा है। किस चीज़ की लायबिलिटी को माना जा रहा है? मान लीजिए जैसे कोई सूट या कोई एप्लीकेशन, दो ही चीज़ पे एप्लीकेबल है। कोई सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने का एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होता है। मान लीजिए कि कॉज ऑफ एक्शन अगर आज राइज हो रहा है तो आज से विद इन 3 ईयर्स आपको अपना सूट या एप्लीकेशन फाइल करना होगा एज पर लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रहा है उसके विद इन 3 ईयर्स। तो ये क्या है? एक प्रेस्क्राइब पीरियड है किसी सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने का। अब ये सूट या एप्लीकेशन किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए? किसी प्रॉपर्टी या राइट से रिलेटेड होनी चाहिए। तो जब कोई सूट या एप्लीकेशन जो किसी प्रॉपर्टी या राइट से रिलेटेड है, उसका एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है जिसके अंदर आपने वो सूट या एप्लीकेशन फाइल करनी थी। अब उस सूट या एप्लीकेशन फाइल करने का वो जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड था, उसके दौरान जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आपने वो सूट या एप्लीकेशन फाइल करनी थी, उस पीरियड के दौरान बीच में कभी भी आके उस प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर, जैसे विद इन 3 ईयर्स था, वो आके एक्नॉलेज कर लेता है। क्या कर लेता है? मान लेता है कि हाँ मेरी आपके अगेंस्ट इस प्रॉपर्टी या इस राइट के अगेंस्ट, मेरी आपके अगेंस्ट लाइबिलिटी है, मैंने आपकी ये चीज़ पे करनी है या आपकी ये प्रॉपर्टी है, मतलब कोई भी चीज़ वो इस तरीके की आके मान लेता है। तो जिस दिन वो बीच में, जब वो प्रिस्क्राइब पीरियड के बीच में आके फिर से जब वो उस बात को मानता है, जब वो एक्नॉलेज करता है, तो उस दिन से दोबारा से वो प्रिस्क्राइब पीरियड रन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, अगर 1 जनवरी 2021 को कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो इसके विद इन 3 ईयर्स हमें सूट या एप्लीकेशन फाइल करनी थी। 2022, 2023 तक, 2024 तक हमें फाइल करनी थी। अब इसके दौरान कोई क्या करता है? बीच में आ जाता है 2022 के अंदर, वो आके कहता है हाँ हाँ मैंने आपका ये अमाउंट पे करना था, या इस तरीके की कोई लायबिलिटी है, या मतलब आपका ये राइट मेरे अगेंस्ट एग्जिस्ट करता है, या आपकी प्रॉपर्टी मेरे अगेंस्ट एग्जिस्ट करती है, वो इस बात को आगे मान लेता है। तो जिस दिन उसने दोबारा बीच में माना, जैसे 2022 में आके माना, तो 2022 से फिर से वो 3 ईयर्स का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। आपको 3 ईयर्स और मिल जाएंगे जिसके अंदर आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट अपनी सूट या अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे। वो जो प्रिस्क्राइब पीरियड था वो फिर वहां से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्नॉलेजमेंट हुई है प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर ही होनी चाहिए। वो जो विद इन 3 ईयर्स थी उसी के अंदर होनी चाहिए, उसके बाद होगी तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपने उसको, अब वो आपसे आके उसने बात मान ली, एक्नॉलेज कर लिया 2022 में, तो 3 ईयर्स का पीरियड फिर से स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए 2022 के बाद आके, अब 2022 से 3 साल 2025 तक चले गए, तो वो 2024 में आके फिर से एक्नॉलेज कर लेता है इस बात को। अभी उसने आपका डेप्ट या जो भी चीज़ थी, जो राइट था आपके, उसने वो पे नहीं किया या उसने उसको पूरा नहीं किया, वो फिर से आके उसको एक्नॉलेज कर लेता है उसी प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर। तो ये पीरियड फिर से एक्सटेंड हो जाएगा। फिर वो जो 3 साल और एक्सटेंड हुए 2024 से आगे के, फिर बीच में कहीं आगे फिर से वो एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो फिर से आपको ये पीरियड आपका चलता रहेगा, ये एक्सटेंड होता रहेगा अगर वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेते हैं। इसी चीज़ के लिए आपने नोटिस किया होगा कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स हमेशा क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी उन्होंने आपको लोन दिया या कुछ भी दिया, तो वो हर साल अपने बैलेंस को एक तरीके से आपसे कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई आपने हमारा ये अमाउंट पे करना है, नहीं करना है, मतलब करना है, वो आपसे कंफर्म कराते हैं हर साल। तो ये वो यही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं सेक्शन 18 की। अगर वो हर साल उसको कंफर्म करते रहेंगे तो उनका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, मतलब कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, वो उस साल से दोबारा से रन करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया हाँ कि मैंने आपका ये अमाउंट या ये जो भी चीज़ है ये आपकी पे करनी है, आपने उसको फिर से एक्नॉलेज कर लिया। तो सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 है, अगर आप सबसेक्शन 2 को पढ़ोगे तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि मान लीजिए कि कोई एक्नॉलेजमेंट अनडेटेड है, उसके ऊपर डेट नहीं दी गई। जैसे मैंने 2022 में आके एक्नॉलेजमेंट की ये जो विद इन 3 ईयर्स, लेकिन मैंने उस पर डेट नहीं डाली, तो ये बोलता है कि आप उसके लिए ऑरल एविडेंस दे सकते हो, लेकिन किसकी किसकी सहमति के साथ? एविडेंस एक्ट के साथ।
अब एविडेंस एक्ट का जब आप सेक्शन 91 पढ़ोगे, जब सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, वो बोलता है कि जहां पे आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है वो एक्सक्लूड कर देगा ओरल एविडेंसेस को। तो यहाँ पे उसने सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 में क्या बोला था, अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे, कि वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो राइटिंग में होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो राइटिंग में होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए। अब जब आपको वो अनडेटेड रह गई, अब आप उसके लिए ओरल एविडेंस दे रहे हो, तो सेक्शन 91 बोलता है कि जहां पे आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए लॉ के हिसाब से और आपके पास नहीं है, तो वो ओरल एविडेंस वहां पे आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 ने बोला कि आपके पास राइटिंग में होना चाहिए वो, तो इसलिए सब सेक्शन 2 के हिसाब से अब आप उसको ओरल नहीं लेके आ सकते। अब सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट के हिसाब से आप ओरल उसके लिए एविडेंस नहीं दे सकते, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये बात अपने आप सब सेक्शन 2 की कट जाएगी, वहां पे हमें ओरल एविडेंस उसके लिए नहीं दे सकते, क्योंकि हमें राइटिंग में और साइंड चाहिए होता है वो एक्नॉलेजमेंट। ये दोनों चीजें जरूर पूरी होनी चाहिए। तो मतलब कि किसी राइट या किसी प्रॉपर्टी के लिए जब आपने कोई सूट या एप्लीकेशन देनी है, कोर्ट के अंदर फाइल करनी है, वो कैसी और उसका जो एक प्रेस्क्राइब पीरियड है, अगर आपको एक्सटेंड कराना है और वो एक्सटेंड होता है कि बीच में आके जो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आपने सूट या एप्लीकेशन फाइल करनी थी वो आगे एक्नॉलेज कर लेता है कि हाँ आपकी अगेंस्ट से लायबिलिटी है, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो कैसे होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए सब सेक्शन 1 के हिसाब से। तो ये दो बातें हमें सेक्शन 18 के अंदर सबसे पहले सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंदर बताई गई। उसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आए, आप अपने बेरेट को जरूर साथ रखिएगा, क्योंकि उससे हमारी कोई चीज़ छूटती नहीं और हमारी सारी चीज़ें सही से कवर हो जाती है। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन ए के ऊपर आए, तो क्या बोलती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक्नॉलेज कर रहा है, जैसे जिसके अगेंस्ट आपने सूट या एप्लीकेशन फाइल करनी थी, वो व्यक्ति आके एक्नॉलेज कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो एक्नॉलेजमेंट है उस व्यक्ति की, वो जो मान रहा है कि हाँ ये मेरी लाइबिलिटी है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो एकदम स्पेसिफाई करे कि हाँ वो प्रॉपर्टी को एकदम स्पेसिफाई करे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, एन एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशिएंट, कि एक्नॉलेजमेंट जो है क्या होगी, मे बी सफिशिएंट होगी, दो इट ऑमिट्स, कि अगर उसके अंदर ये बात छूट जाती है द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट, कि आपने चाहे उसके अंदर एग्जैक्ट नेचर नहीं बताया कि उस प्रॉपर्टी का या उस राइट को आपने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, एग्जैक्ट नेचर नहीं बताया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो एक्नॉलेजमेंट मानी ही जाएगी, चाहे आप उस बात को भूल जाते हैं। दूसरी बात बोलता है कि और एवर्स द टाइम फॉर पेमेंट, या वो आपसे ऐसे आगे बोलता है कि हाँ मेरी आपकी अगेंस्ट ये लायबिलिटी तो है लेकिन अभी नहीं है, ये मैं फ्यूचर में अराइज होगी। तो उसने जब इस तरीके की बात आके बोली जब उसने इस तरीके की बात आके बोली, तो उस दिन से फिर से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। चाहे उसने ये नहीं बोला कि हाँ मैंने आपका अमाउंट ये है, ये ऐसे नहीं बोला, उसने बोला कि हाँ अभी आप मेरी लायबिलिटी है और वो अभी अराइज होगी, मतलब किसी दिन मैंने आपकी पे करनी है, अभी नहीं देनी मैंने आपकी। तो वो क्या कहलाएगा, वो वहां से भी फिर एक्नॉलेजमेंट मान ली जाएगी उसको भी। या फिर क्या बोलते हैं, अवॉइड्स द टाइम फॉर पेमेंट डिलीवरी परफॉर्मेंस और एंजॉयमेंट हैज येट नॉट कम और इज एक्कम्पेनिड बाय रिफ्यूजल टू पे। या फिर वो क्या बोलता है कि मैंने आपका अमाउंट पे करना है, मैं पे नहीं करूंगा आपका ये अमाउंट, वो सीधा आगे मना करता है, रिफ्यूजल करता है। ये जो रिफ्यूजल है, ये रिफ्यूजल भी एक्नॉलेजमेंट मानी जाएगी। जैसे ए ने बी का एक अमाउंट पे करना था, तो बी कहता है मेरा अमाउंट पे कर दे एक दिन, जैसे विद इन 3 ईयर्स के पीरियड में वो कहता है कि मेरा अमाउंट पे कर दे, तो ए कहता है कि मैं नहीं पे करूंगा तेरा ये अमाउंट। तो जिस दिन उसने ये चीज़ बोली कि मैं नहीं पे करूंगा, उस दिन से फिर दोबारा से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो जो प्रिस्क्राइब पीरियड था 3 ईयर्स का, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वहां से बी को दोबारा से 3 साल का टाइम मिल जाएगा कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है अपने उस अमाउंट को लेने के लिए। डिलीवर, परफॉर्म और परमिट टू एंजॉय और इस कपल्ड विद क्लेम टू सेट ऑफ। या फिर वो बोलता है, जैसे अब उसने वो मांगने गया, बी ए से अपना अमाउंट मांगने गया, तो बी कहता है तूने मेरे 5 लाख रुपए देने हैं, तो ए वहीं पे बोलता है कि नहीं मैंने तेरे 5 लाख तो देने हैं लेकिन तूने मेरे 10 लाख भी देने हैं। तो जहां पे इस तरीके की चीज, जहां पे सेट ऑफ वाली चीज आ जाती है, तो वहां पे भी ये जो जब उसने ये बात बोली कि तूने भी मेरा अमाउंट देना है, तो यहाँ पे भी ये भी एक क्या मान ली जाएगी, एक्नॉलेजमेंट मान ली जाएगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है इसके अंदर, और इज एड्रेस टू पर्सन अदर देन अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम एग्जाम देते तो यहाँ से वो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे वो पूछ लेगा कि जैसे ए ने बी का अमाउंट देना था, अब ए ने क्या किया, बी के सामने आके ये बात नहीं बोली कि हाँ मैंने तेरा ये अमाउंट पे करना है। ए क्या करता है, सी के सामने जाके ये बात बोलता है कि मैंने ना बी का ये अमाउंट पे करना है, राइटिंग के अंदर साइन करके इस तरीके से बोलता है।
तो जब ये एक्नॉलेजमेंट किसी तीसरे व्यक्ति के सामने भी हुई, जैसे ए ने सी के सामने ये बात बोली, तब भी वो एक्नॉलेजमेंट मान ली जाएगी और वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा जब वो किसी तीसरे व्यक्ति के सामने भी एक्नॉलेज किया गया, माना गया कि हाँ मेरी लायबिलिटी बनती है इस व्यक्ति के अगेंस्ट। यही बात बोल रहे हैं। और इज एड्रेस टू अ पर्सन अदर देन द पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और राइट, कि जो व्यक्ति एंटाइटल्ड द प्रॉपर्टी या राइट के लिए उसके अलावा किसी और के सामने उस बात को माना जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, तब भी वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो एक्नॉलेजमेंट है वो मान ली जाएगी और वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस दिन से दोबारा से स्टार्ट होगा। फिर जो इसकी एक्सप्लेनेशन भी है वही बात बोलता है कि राइटिंग और साइंड होना चाहिए, कि द वर्ड साइंड मीन साइंड इधर पर्सनली और बाय एजेंट ड्यूली अथराइज इन दिस बिहाफ, मतलब कि साइंड होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और साथ में कि वो कौन साइन करेगा उसके ऊपर, या तो जो पर्सन जिसने वो अमाउंट पे करना है या जो भी जिसके अगेंस्ट भी वो सूट या एप्लीकेशन फाइल होनी है वो साइन कर दें, या फिर उस व्यक्ति का कोई एजेंट फाइल कर दे। दोनों ही चीज़ें मानी जाएंगी, दोनों ही चीज़ें वैलिड होंगी। और एक्सप्लेनेशन सी जो है वो बोलती है कि एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, कि अगर कोई एग्जीक्यूशन करता है, मतलब अगर किसी को एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी है तो वहाँ पे सेक्शन 18 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस है, इस केस का नाम है सुब्बरसद्या वर्सेस नरसिम्हा AIR 1936। इसकी स्पेलिंग बोल देता हूँ, SUBBARSADYA, सुब्बरसद्या वर्सेस नरसिम्हा AIR 1936। इसके अंदर क्या बोला, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन एक्नॉलेजमेंट विद इन सेक्शन 18 मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे, कि जरूरी नहीं है कि जो एक्नॉलेजमेंट की गई हो उसके अंदर ये प्रॉमिस किया गया हो कि मैं आपका अमाउंट पे कर दूंगा। सिर्फ इतना एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ मैंने आपका अमाउंट पे करना है, ये भी एक्नॉलेजमेंट मान ली जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ मैं आपका अमाउंट पे कर दूंगा, आपका ये वादा होना जरूरी नहीं है। और साथ ही में केस आता है तिलकराम वर्सेस नाथू 1966 का केस, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर बोला कि जो व्यक्ति है जिसने एक्नॉलेजमेंट दिया उसकी एक तो इंटेंशन एग्जामिन करनी है कि उसकी क्या इंटेंशन थी जिससे उसने एक्नॉलेजमेंट दी, और दूसरी बात ये जो एक्नॉलेजमेंट दी ये विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड होनी चाहिए, मतलब वो जो विद इन, जैसे 3 ईयर का पीरियड है तो विद इन 3 ईयर होनी चाहिए, अगर 5 ईयर का पीरियड है तो विद इन 5 ईयर होनी चाहिए, उसके बाद उसके बाहर जाके एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। तो ये दो केसेस जो है हम अगर अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो जो हमारे आंसर राइटिंग है वो और अच्छी हो जाएगी, और जो हमारे को इसके अंदर मार्क्स मिलने हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। इसके अंदर ये आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे आप जुडिशरी का एग्जाम दो या LLB का दो, कि या तो ये आपको केस स्टडी के तौर पर दे देगा कि जैसे ऐसे कि A ने B का अमाउंट पे करना था, फिर A ने C के सामने एक्नॉलेजमेंट कर दी, राइटिंग में की, कैसे की, वो सारी बातें बताएगा। उसके ऊपर साइन किसने किया, भाई A के एजेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद वो बता देगा इस तरीके की, मतलब इसके सारी कंडीशंस लगाते हैं वो आपको एक दे देगा, एक केस के टाइप पे दे देगा। या फिर वो आपसे सीधा पूछ सकता है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर वो सीधा भी पूछ लेता है कि एक्सप्लेन सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, या फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट, क्या इफेक्ट्स होते हैं एज पर लिमिटेशन एक्ट। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।